सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी के हो गए, सीजीएल वगैरह, यूपी ट्रिपल एससी का पेट वगैरह, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एसआई हो गया और यूपीएसआई, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। तो अब नहीं सताएगा करंट अफेयर्स का डर, आपको चलिए सिखाते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पीडीएफ स्टिल मांग रहे हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमने 10 टॉपिक कर लिए थे लास्ट क्लास तक, तो 11 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आईबीसीए फ्रेमवर्क समझौता लागू, ठीक है। तो देखो, आईबीसीए का मतलब समझते, तो आईबीसीए तो मतलब आपको पता होगा ना, आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आज को इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। वैसे मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बारे में सब कुछ जानकारी करते हैं। तो इसके अच्छा देखो क्या है। तो 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ, ठीक है। तो ये इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बनी है। तो ये आपके लिए ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो 23 जनवरी 2025 को 5 देशों ने निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया द्वारा समझौते की स्वीकृति के बाद इसे पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया। अब देखो इसकी घोषणा कब हुई थी। अब इसकी बनाने की घोषणा जो हुई थी ना, इसकी घोषणा हम मोदी साहब ने की थी, है ना। तो पीएम मोदी साहब ने 2023 में इसकी घोषणा की थी। और इसका जबकि गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था इसका 2024 में। तो 2024 में इसका गठन हो गया था। क्यों इस दिन 2023 में घोषणा की थी, क्योंकि प्रोजेक्ट जो टाइगर था आपका, तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो गए थे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जैसे ही ये देखो, प्रोजेक्ट आईबीसीए की शुरुआत 9 अप्रैल 2023, ये आपको ये लाइन मार्क कर लो। तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। अब ये 50वीं वर्षगांठ मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो ये 1973 में शुरू हुआ था। मैंने कल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2024 को इसकी स्थापना को मंजूरी दी तथा इसका मुख्यालय भारत में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, इसका हेडक्वार्टर आपका भारत में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और अच्छा, अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा था। क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि इसकी पहली बैठक हुई थी। तो अभी फर्स्ट बैठक हुई थी, तो इस बारे में शायद ना पूछे एग्जाम वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हुआ है, परसों नरसों की बात है। तो पहली बैठक हुई थी 16 जून को, ठीक है। 16 जून 2025 को इसकी बैठक हुई। तो इसके हेड बनाए गए, तो इसके पहले हेड, फर्स्ट हेड बना दिए गए। तो फर्स्ट हेड किसको, अपने जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव, तो इनको पहला हेड नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, साथ में इसके हेड बनाए जा चुके हैं, ओके। तो आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बिग कैट में कौन कौन से आते हैं, एक तो जैगुआर हो गया, पूमा हो गया, लियोपॉर्ड हो गया, ठीक है, लायन हो गया, टाइगर, चीता, स्नो लियोपर्ड। तो ये सारे बिग कैट अलायंस में आते हैं। अब तक टोटल लगभग 9 देशों में ये पाए जाते हैं। चलिए आ जाइए। तो आज का टॉपिक नंबर 12 है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो देखो केरल पहला राज्य बन गया है। केरल ऐसा पहला राज्य, अच्छा वेट करना थोड़ा, मैं इसको थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ। एक हाईलाइटर चाहिए हमें ना, हाईलाइटर, बिल्कुल हाईलाइटर चाहिए। चलो आज चलो, तो देखो केरल हमारा पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक है। तो किसने बनाया है, केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर दिया है। यह एक वैधानिक निकाय होने वाला, मतलब संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो अच्छा देखो, केरल की जो विधानसभा थी ना, केरल की जो विधानसभा, इसने भी इसको कब पारित किया था, तो मार्च 2025 में यह कानून पारित किया था। मार्च 2025 में यह कानून पारित कर दिया गया था, विधेयक, ठीक है। तो वैधानिक निकाय बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका वैधानिक निकाय तो बन गया, इसका उद्देश्य क्या है, बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, ठीक है। तो बुजुर्ग जो नागरिक होंगे उनके अधिकार और कल्याण की रक्षा करने वाला है। भारत में यह अपनी तरह का पहला आयोग है, मतलब इस तरह का पहले कोई आयोग नहीं था, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। आयोग का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, नाम से ही पता चलता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना।
तो टॉपिक नंबर 13 करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। तो जनवरी 2025 में केंद्रीय चिड़िया, देखो जनवरी 2025 में किसने बनाया, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने, बनाने वाला इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ने मध्य प्रदेश के रीवा में जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी कौन सी जगह है, तो यहाँ के रीवा जिले के गोविंदगढ़, ठीक है। तो गोविंदगढ़, तो ये आपको गोविंदगढ़ भी ध्यान रखना, वैसे मैंने मेंशन किया होगा, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख लो गोविंदगढ़, भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी प्रदान करें, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए ध्यान रखना, इसको रट लो। रीवा के सफ़ेद बाघ, रीवा को देखो अब सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है इसको, रीवा को। इस परियोजना को वर्ष 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी, बट अभी 2025 में इसकी स्थापना हुई, मंजूरी प्रदान की गई। तो मध्य प्रदेश को वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए देखो टाइगर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है, एमपी। तो टाइगर स्टेट हो गया, लेपर्ड स्टेट हो गया, और चीता स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। वर्ष 1951 में गोविंदगढ़ जंगल में महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा मोहन नामक अंतिम ज्ञात जंगली सफ़ेद बाघ की खोज की गई थी, ठीक है। तो अंतिम बाघ कब था, 1951 में मिला था हमें यहाँ पे सफ़ेद बाघ। अब हम इसके प्रजनन केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है, तो देखो सफ़ेद बाघ प्रजनन स्टार्ट होंगे। तो ये देख लो, ऐसे कुछ दिखने वाले हैं, प्यारे लगते हैं बट खतरनाक भी बहुत होते हैं, ठीक है। चलो तो टॉपिक नंबर 14 करते हैं, आ जाओ। तो टॉपिक नंबर 14, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। देखो यूरो ड्रोन कार्यक्रम कहाँ का है, तो 21 जनवरी, इसको कार्यक्रम की शुरुआत को भी थी 21 जनवरी 2025 को भारत आधिकारिक रूप से मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र, मतलब अभी स्थायी सदस्य नहीं बना, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसकी एंट्री हुई है। तो भारत इस कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश है, ठीक है। मतलब पहला जापान था, तो जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश बना भारत। यूरोड्रोन, देखो अब यूरोड्रोन होता क्या, देखो यूरोड्रोन की फोटो देख लो, ये ऐसा इस तरह का दिखता है यूरोड्रोन, ठीक है, क्या तगड़ा लगता है ना। तो यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है। मतलब मीडियम रेंज का एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड, मतलब पायलट भी हो सकता है, रिमोटली भी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहनों, मतलब यूएवी ठीक है, तो यूएवी व्हीकल है एक प्रकार का, अधिक उन्नत क्षमताएं प्रदान करता है। यूरोड्रोन कार्यक्रम शुरुआत कभी थी, तो इस कार्यक्रम यूरोड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में हुआ था, ठीक है। तो कार्यक्रम का प्रबंध संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा किया जा रहा है। तो यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 में सम्मानित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 में संभावित है। तो भारत इसका दूसरा पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, एशिया प्रशांत भागीदार देश में पहला जापान है। अच्छा, इसकी शुरुआत कभी 2016 में, कुछ पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देख लो आप, यूरोड्रोन ऐसे इस तरह का दिखता है। तो टॉपिक नंबर 15 करते हैं, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। देखो ये भी आपको देख लें, तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 30 जनवरी 2025 को गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी, ठीक है, तो अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है। तो ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम नहीं भूलना आपको, अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी, ठीक है। तो नाम मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलना। तो यह कितनी भूमि पर 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्र का ज्वारीय प्रभाव नहीं होता, यहाँ कीचड़ या दलदली भूमि भी नहीं है, यह सपाट भूमि फैला वन क्षेत्र है, ठीक है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है, जो एक दुर्लभ गैर ज्वारीय वातावरण में पनपता है, जिससे क्षेत्र पारिस्थितिक महत्व बढ़ता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ये लाइन ध्यान रखनी, यही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा गुजरात का, देखो पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2025 में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी का नाम मत भूल जाना, ठीक है। तो इसको मुनेरी भी मत करना तुम लोग। चलो बस इतना आपको याद रखना है, बस हो गया, ठीक है, बाकी परेशान नहीं होना। चलिए तो टॉपिक नंबर 16 करते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। तो नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट आई है। तो यह रिपोर्ट पहली बार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय पर केंद्रित है, तो सार्वजनिक विश्वविद्यालय पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% उच्च शिक्षा, देखो जो 80% उच्च शिक्षा है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में होती है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 2035 तक
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में नामांकन बढ़कर 7 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। तो रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखो सबसे टॉप पे कौन है, तो जम्मू और कश्मीर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक 8.1% खर्चा करता है। अच्छा, इसके बाद कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर टॉपर है खर्च करने में, ठीक है। तो इसके बाद आपका मणिपुर हो गया। तो मणिपुर कितना खर्चा करता है, 7.25%, मणिपुर 7.25%। इसके बाद आपको मेघालय भी ध्यान रखना है, मेघालय कितना खर्चा करता है, मेघालय खर्चा करता है 6.64%, ठीक है। तो मेघालय इतना खर्चा करता है। तो ये कि टॉप 3 खर्चा करने वाले हो गए। दिल्ली कितना खर्चा करता है, दिल्ली के बारे में भी आप लिखा है, तो दिल्ली 1.67%, ठीक है। तेलंगाना 2% हो गया और कर्नाटक 2.01% खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व कितना है, 0.8 है। ये आपको ये पूछा जा सकता है। सबसे अधिक घनत्व सिक्किम में है 10.3, ठीक है। तो ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औसत घनत्व भी आपको वैल्यू इसकी ध्यान रखनी है। और टॉपर कौन है, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 17 करते हैं, कश्मीर स्थित सोनमर्ग, ठीक है। तो देखो कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, सोनमर्ग सुरंग को जानते हो आप, ये कहाँ है। देखो ये सोनमर्ग जो 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, मतलब 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन हो गया। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जनवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये 6.5 किलोमीटर लंबी, अब इसको आप कई बार आपने इस नाम से देखोगे जेड मोड़ सुरंग, मतलब जेड की तरह मोड़ है, 6.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 6.5 किलोमीटर लंबी है और जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी क्वेश्चन आएगा, इसी नाम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सोनमर्ग सुरंग या जेड मोड़ सुरंग, कोई भी आपको पूछा था सेम समझना है बस, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जिसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है, तो जेड मोड़ सुरंग और सोनमर्ग सुरंग एक ही है, 6.5 किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। इसका निर्माण सोनमर्ग से श्रीनगर तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो सोनमर्ग से श्रीनगर तथा बाद में लद्दाख तक आवागमन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो सोनमर्ग टनल का वास्तविक निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो जिसका निर्माण 2026 तक पूरे होने की संभावना है। तो अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया है, बट अभी निर्माण कार्य चल रहा है स्टिल, ठीक है। तो वो 2026 तक पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसकी ऊंचाई कितनी होने वाली है। तो समुद्र तल से ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से नापी जाती है, तो इसकी ऊंचाई होगी 8650 फीट, ठीक है। तो 8650 फीट, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई होने वाली है 8650 फीट, इसकी ऊंचाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए आप इमेज में देख सकते हो, तो वेलकम टू जेड मोड़ टनल, इसी को हम सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सोनमर्ग टनल या जेड मोड़ टनल दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, तो टॉपिक नंबर 18 करते हैं। तो 18 कौन सा टॉपिक है, मध्य प्रदेश का रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में कितने रिवाइज कराया है ना, बहुत रिवीजन कराया है इसका तो मैंने। चलो स्टिल देख लेते हैं। तो यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां, ठीक है, मध्य प्रदेश का 8वां है और देश का 57वां नंबर का। अच्छा, देश में भी टोटल कितने, टोटल हो गए 58, ठीक है। 58वां कौन है, कमेंट करो अभी। तो अधिसूचित टाइगर रिजर्व है, तो 8वां मध्य प्रदेश का 8th है और देश का 57वां है, तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन जिले में स्थित रातापानी, ठीक है। तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको, किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है ये रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को दिसंबर 2024 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित, मतलब देखो पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको हम टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं, है ना। तो इसको हम टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं। ये कब चेंज किया गया था, दिसंबर 2024 में, और कहाँ स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। दोनों बातें मत भूलना, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं, देखो 9 टाइगर रिजर्व, ये 8वां है, तो इसके बाद एक और आया है जो 9वां ही है, 58वें नंबर का। तो छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। और ये अच्छा, ये भी अभी लेटेस्ट है, तो गुरु घासीदास 56वां टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपने इसको देख लिया, 56वां हो गया गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है, 57वां कौन सा हो गया, रातापानी हो गया टाइगर रिजर्व, और 58वां देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये देखो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये देखो 10 मार्च
2025 को देश के 98 और मध्य प्रदेश के 9वें। तो देखो अब टोटल आपको पता है एमपी में सिर्फ 9 हो गए, एमपी में 9 हो गए, लेटेस्ट 2 जो एमपी के ही है, रातापानी और माधव। तो 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन एज अ 9th टाइगर रिजर्व किया गया है एमपी के। तो यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छा ये रातापानी का तुम लोग एरिया भी लिख लो। एरिया वैसे पूछा नहीं जाता आजकल, फिर भी लिख लो, अपने पास डाटा है तो लिख लो। एक बार लिख लोगे तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, भले ही तुम याद ना करो, कभी पढ़ो ना, है ना। तो 1271 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होने वाला है रातापानी का। ठीक है, चलो तो अब देखो, तो ये 9वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में। ये शिवपुरी में है और रातापानी कहाँ? रायसेन में है। ठीक है, तो रातापानी रायसेन में और ये माधव शिवपुरी जिले में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश तो आपने सब ने रट लिया है ना, तो बस रातापानी नहीं रट, जिले का नाम आपने नहीं रटा है ना, तो वो पूछा जा सकता है। यह अभ्यारण्य कुल 37,523 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका कोर क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर तथा बफर जोन 1276 किलोमीटर है। ठीक है, चलो तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य के रूप में, देखो पहले ये नेशनल पार्क था, माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य मतलब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी? इसको भी मंजूरी मिली दिसंबर 2024 में और इसको भी मंजूरी मिली थी दिसंबर 2024 में, मतलब आसपास ही दोनों बनाए गए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज का। ओके, तो टॉपिक नंबर 20 देख लो भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका आज की क्लास का। तो देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो गया भैया। ठीक है, तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश पहला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये, डेट भी आपको याद रखनी, भूलना मत। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी मतलब समझते हो ना, जो ब्याह के होंगे, तलाक के होंगे और भी जो सामाजिक कार्यक्रम होंगे उनके लिए कानून सबके लिए समान होने वाले हैं। जैसे फिर वो ट्रिपल तलाक वगैरह होता था ना, वो सब नहीं माना जाएगा भैया। अब तुम लोग वो देखो अपना, तो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह के बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर जो भी रहना चाहते हैं या रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ नियम हैं, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो इसके लागू होने से अब राज्य में सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक एवं नागरिक अधिकार, देखो संवैधानिक एवं नागरिक का एक समान हो गया, मतलब या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए जो ये संवैधानिक एवं नागरिक अधिकार होंगे समान होंगे। तो इसके अंतर्गत संविधान के ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अनुच्छेद 342 और 366 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, तो मतलब इनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अंतर्गत सभी विवाहों को, देखो सभी विवाह, कैसे भी विवाह हो भैया, तो मुस्लिम में हो, किसी भी धर्म में हो, 60 दिन के भीतर पंजीकरण अनिवार्य। पहले कितना था? पहले आपको था ना इसमें कि पहले आप 6 माह तक पंजीकरण कर सकते, लेकिन अब 60 दिन के भीतर आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जस्टिस, अच्छा इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जस्टिस रंजना देसाई का नाम। ठीक है, चलो वेट अ मिनट, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। चलो अच्छा कवर करते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें ये आपको ध्यान देना है। तो 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ था। तो इसकी अध्यक्ष कौन थे यूसीसी ड्राफ्ट की? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है इस स्लाइड में, है ना। तो रंजना देसाई का नाम आपको ध्यान रखना है, भूलिएगा मत, मैं फिर से कहता हूँ। ठीक है, चलो 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। ये भी आपको याद रखना, 27 जनवरी को समान नागरिक दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो इसको भी आप लगा लो इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो
अब देखो मैं आपको बताता हूँ, तो पंजीकरण की समय सीमा क्या होगी। तो 2010 से, देखो 2010 से अब तक विवाह 6 महीने के भीतर पंजीकृत होना चाहिए। बट नए विवाह कानून के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराएं, अवश्य करा लें बेटा। नहीं तो ये जो आप बाहों बाहें डाल के चल रहे हो ना, ये मुश्किल पड़ सकते हो। बट यार अभी क्या है, अभी तो शादी भी मत करो, मैं तो कहता हूँ। सोनम रघुवंशी, राजा जो भी हैं, शादी करना तो भैया हनीमून में मत जाना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हनीमून में भी जाना Z+ सिक्योरिटी लेके जाना बच गए तो समझो पुनर्जन्म। तो लिव इन रिलेशनशिप UCC कार्यान्वयन के 1 महीने के भीतर पंजीकृत। और जो देखो, जो भी लिव इन रिलेशनशिप है UCC जैसे ही लागू होता है तो आपको 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अवश्य हो गया है, अदरवाइज आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब लिव इन के आपके नियम बता दूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको काम पड़ता रहता है ना इनका। तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के दंपतियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, मतलब इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो पंजीकरण करा लेंगे 1 महीने के भीतर। बट अगर 21 वर्ष से कम आयु के दंपतियों के लिए तो माता पिता की सहमति आवश्यक है, मम्मी पापा से हस्ताक्षर करवा के लाने पड़ेंगे आपको। तो यह उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होता है, और जिनमें राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग भी, मतलब उत्तराखंड का अगर नागरिक है तो राज्य के कहीं भी बाहर भी रहे तब भी उन पर लागू होता है, ठीक है। गर्भावस्था, अगर किसी को गर्भावस्था होती है तो बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर गर्भावस्था की सूचना देना अनिवार्य है। जन्म के 30 दिनों के अंदर ही आपको सूचना देना अनिवार्य है। आवास अधिकार, मकान मालिक पंजीकृत लिव इन जोड़ों को आवास देने से इनकार नहीं कर सकते। मतलब देखो दिल्ली में यार मैं रहता हूँ, यहाँ पर कई मकान मालिक तो भैया कुछ इलाकों का नाम सुन के नहीं, मतलब कहते हैं तुम लोगों को नहीं रखेंगे। जैसे हरियाणा वाले काफ़ी परेशान होते हैं, यूपी के बांदा वाले काफ़ी परेशान होते हैं ना, तो वो परेशान होते हैं। बट अगर देखो आपका पंजीकरण है लिव इन में, मतलब आप जोड़े के रूप में जब रजिस्टर्ड हो, तो आपको आवास देने से मना नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार में अब आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हुई हैं, मतलब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो बस यही सब फ़ायदे हुए हैं UCC के, और UCC होना चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, इससे बढ़िया चीज़ तो है। चलो, सो दैट्स ऑल। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC उत्तराखंड ने लागू कर दिया भड़ाक से। अच्छा, ये कुछ के क्वेश्चन है, अच्छा हाँ मैं भूल ही गया था यार। चलो, तो कुछ के क्वेश्चन है, आज से कुछ स्टार्ट हो रही है, तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। इनके आंसर आपको करने हैं, मैं नहीं कुछ करने वाला। आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, कल वाली क्लास में हम इनके आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जेड मोड सुरंग किस राज्य में स्थित है। ये सब पढ़ा है मैंने आज ही, है ना। अब आपको क्लास पीछे नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पर आंसर करना है। अगर आपने ध्यान से करी क्लास तो आंसर कर ले जाओगे। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन, ये आपकी कल वाली क्लास से है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आंसर करो। ये देखो, जो भी मैं क्विज में क्वेश्चन ऐड करूँगा, आप ये मान के चलो वो एग्ज़ाम में सीधे डिट्टो पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको, अगर ये आपको नहीं आते, आपको कोई दिक्कत होती है, तब समस्या की बात है, आप मैंने क्लास ठीक से नहीं कर रहे हो, है ना। तो प्लीज़ ध्यान लगा के करो। नोट्स, अगर आपने मेरी डेली करंट अफेयर वाली क्लास से अगर नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो आपको अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, आपको साफ सुथरे PDF मिलने वाले हैं, तो आप PDF से फटाक से रिवीजन कर सकते हो। तो डोंट वरी, आपको हेडेक नहीं लेना कि यार नोट्स बनाओ कि पढ़ो, नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो यार, ये क्लास तुम क्या कर रहे हो। शेयर करो और ख़ुद भी सब्सक्राइब करो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।